तो हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमको बिजनेस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? अभी तक हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने 3 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों हमने समझ लिया और ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए हैं। नाउ आज हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नाउ बिजनेस तो आपने पढ़ लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे ग्रुप या इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। क्या मोटिव रहता है ये एफर्ट लगाने का? टू रीप प्रॉफिट बाय फुलफिलिंग द नीड ऑफ सोसाइटी। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है, कि जब तक आप नीड नहीं कंप्लीट करते हो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर, देन आप प्रॉफिट मेक कर पाओगे। देन वही बिजनेस के हमको आज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। नाउ अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बिजनेस का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपके नजरिए से, क्यों बिजनेस खड़ा हुआ है, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मतलब सबसे दी मोस्ट ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट, ठीक है। अब इधर ना आपको 2 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान में सुनना। पहले क्या होता था, बहुत साल पहले, जो 1991 से पहले, जब हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नहीं था, उससे पहले हमारी जो कंट्री थी ना, वो सप्लायर जो चाहता था वो मार्केट में बेचता था। मतलब वो जो चाहे वो बेच के चला जाता था। क्यों? क्योंकि तब क्या होता था, फ्यू सप्लायर्स होते थे और बहुत सारे कस्टमर होते थे। तब के टाइम पे कंपटीशन नहीं था, तो मोनोपोली रहती थी कि जो सप्लायर जो चीज बेच रहा है वो हमको एज अ कस्टमर वो हमको खरीदना पड़ता था। तो पहले मार्केट में सप्लायर वाज द किंग। जब सप्लायर किंग रहता था ना, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को बहुत फोकस, मतलब बहुत ही दी मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। कि मतलब एज अ बिजनेसमैन, मैं एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूं कि जब सप्लायर के मार्केट रहता था, सप्लायर के हाथों वो मार्केट चलता था कि जितने में मैं बेचूंगा उतने में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तब के टाइम पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बट आज, अभी आफ्टर 1991 एंड उस थोड़े सालों के बाद, जब हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हद तक कंपटीशन आ गया, बहुत ज्यादा सप्लायर्स आ गए मार्केट में। अब आप ही बोलो, जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, क्या वन ही सप्लायर है, एक ही ब्रांड का आपको मोबाइल मिलता है? ऑफ कोर्स आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कई बार तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम खरीदे कौन सा, है ना? होता है कि नहीं होता है कि हमने डिसाइड किया है कि यार हम ना HP का लैपटॉप खरीदेंगे, बट उधर जाके हमको वो जो शोरूम वाले हैं वो इतने सारे ऑप्शंस बता देते हैं, हम उधर बैठे बैठे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब लेना कौन सा है। फिर हम बोलते हैं यार हम ना थोड़ा सोच के आते हैं, आपको कल बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ कि नाउ आज के तारीख में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है कस्टमर के पास। तो कस्टमर किंग कहलाएगा या सप्लायर किंग कहलाएगा? ऑफ कोर्स आज के टाइम पे मार्केट का जो किंग है वो कस्टमर किंग है, ठीक है। आपने सुना भी होगा मार्केट का किंग इज कस्टमर। पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसके साथ साथ, मतलब जैसे जैसे कस्टमर का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया मार्केट में, कंपटीशन मेनली आता गया, कस्टमर के पास ऑप्शंस आते गए, तो हमारे पास एक दूसरे तरीके का ऑब्जेक्टिव आया, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको अभी तक मैंने आपको बुक का कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना जरूरी है। अभी मैं आपको बोलती हूं कि अगर मैंने एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर अपनी सोशल एक्टिविटीज नहीं किया, मुझे चैरिटी नहीं करना है तो मैं नहीं कर रही हूं, मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, तो क्या इट कैन इंपैक्ट माय बिजनेस आपके नजरिए से? और अगर यस, तो कैसे इंपैक्ट कर सकता है? कि मैं सिर्फ बोलूं कि नहीं, मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज पैसा कमाने से मतलब है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, मेरे बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, और मुझे सोशल ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। बट क्या आपके व्यू पॉइंट से इट कैन अफेक्ट माई बिजनेस? कैन इट अफेक्ट माई बिजनेस?
अगर मैं सोशली एक्टिव नहीं रहूं, मैं बोलूं कि क्या जाता है अगर मैं चैरिटी नहीं करूंगी। कैन यू थिंक अबाउट दैट कि इट कैन हैम्पर योर बिजनेस ऑल्सो। रतन टाटा जी को आपने देखा है, वो क्या करते, बहुत सारे सोशल एक्टिविटी करते, चैरिटी करते हैं। उनके दादा परदादा जो टाटा स्टील वगैरह कंपनी रही है, वो पुश्तों से उनकी एक ही चीज रही है कि वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, वो अपने जो इंडिया के जो पीपल हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। एंड अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देने के साथ जिन लोगों को नीड है हमारी, दैट इज जो ओल्ड लोग हैं, मतलब ओल्ड एज होम में चैरिटी करेंगे, अनाथ आश्रम में चैरिटी करेंगे। आपको अगर पता होगा तो कोविड के टाइम पे रतन टाटा जी ने कितने की चैरिटी की थी, कैन यू टेल मी? 1500 करोड़ की उन्होंने चैरिटी की थी, कैन यू इमेजिन? तो मतलब ये मैं बोल नहीं रही कि उन्होंने ये मोटिव से किया रहेगा कि उनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ज्यादा सेल होगा, बट क्या आप लिंक लगा सकते हो कि अगर आप चैरिटी करोगे तो आप लोगों के दिमाग में ज्यादा, मतलब लोगों के दिल में ज्यादा जगह बना पाओगे। इससे आपका रेपुटेशन भी इंक्रीज होता है, इससे आपका गुडविल भी इंक्रीज होता है। क्यों कोई चुपके चाप चैरिटी नहीं करता? क्यों मुझे मीडिया में ये बताना जरूरी है कि मैंने चैरिटी किया है? बिकॉज ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। आज, पहले तो इतना कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, बट आज के टाइम पे ये लीगली भी आ रहा है कि आप प्रॉफिट कमाने के साथ साथ यू हैव टू बी लीगली सोशल एक्टिव। मतलब कि आपको, पहले गवर्नमेंट आपको कंपल्शन नहीं करती थी कि आपको चैरिटी वगैरह करना है, बट इन टूडेज वर्ल्ड ये चैरिटी करना भी आजकल कंपल्शन हो गया। इनफैक्ट आजकल लीगली ये हो गया है कि आप अगर इस लिमिट से ज्यादा पैसा कमाओ तो आपको कंपल्सरी इतने परसेंटेज चैरिटी में डोनेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि टाइम टू टाइम एक फेज ऐसा आया कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ एक और मोटिव आ गया बिजनेस का, दैट इज सोशल मोटिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अदर देन पैसे कमाने से, देखो जब आप कुछ चीज देते हो और बदले में आपको कुछ मिलता है तो उसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का जहां पे वो कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं बट उनको बदले में डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, इनडायरेक्टली जरूर कुछ मिल रहा होगा, बट डायरेक्टली उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो आज हम यही दो ऑब्जेक्टिव के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला उन्होंने यही बोला हुआ है कि अर्निंग प्रॉफिट, दी मोस्ट, जो उनका बिजनेस बनाने का पूरा एम है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड बिजनेस एंड ऑफ कोर्स फॉर ग्रोथ। जब तक आप अर्न प्रॉफिट नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, एग्जिस्ट नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा मार्केट को, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हेंस आप मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं हो ऐसा लोग कंसीडर करेंगे और आप कब मार्केट से निकल जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अर्निंग प्रॉफिट इज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द बिजनेस। दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना रहता है। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा, अगर मैं क्लिनिक प्लस का एडवर्टीजमेंट लूं तो पहले क्लिनिक प्लस में ना एक यंग लेडी आती थी एडवर्टीजमेंट करते हुए, मेरे बाल घने बाल, ऐसा कुछ तो भी आता था, मतलब कि उसके बाल एकदम एकदम रूखे सूखे थे, कम थे, एंड उसने ये क्लिनिक प्लस लगाना चालू किया एंड उसके बाल बहुत घने हो गए। तो उसमें उन्होंने कौन से कस्टमर को टारगेट किया था? ओनली यंग टाइप, मतलब जो फॉर एग्जांपल 18 to 25 या 30 के एज में रहेंगे, वो कस्टमर को उन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अगर आपने नोटिस किया तो थोड़े दिनों के बाद उनका एडवर्टीजमेंट चेंज हो गया। क्या हो गया? उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक मदर अपनी डॉटर को ये कर रही है कि ये क्लिनिक प्लस आप लगाओगे ना तो आप किधर भी धूल मिट्टी में खेलोगे तो आपके बालों को कुछ नहीं होगा। मतलब अब उन्होंने किस कैटेगरी के पॉपुलेशन को, कौन से कैटेगरी के टारगेट किया है? वो जो छोटे लोग होते हैं, जो बचपन, मतलब जो आप बोल सकते हो 6 to 13 या 16 एज वाले जो बच्चे रहते हैं उनको टारगेट किया। मतलब वो भी
टारगेट हो गए, क्योंकि उनको न्यू कस्टमर जुटाना पड़ेगा। देखो एक कस्टमर तो जुटी हुई थी, कौन सी, जो यंग वाले एज वाले कैटेगरी वाले थे वो जुटी हुई थी, बट लेटर ऑन उन्होंने बोला कि इतने से काम नहीं बनेगा, उनको अभी और करना पड़ेगा, यंग मतलब और कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर लेटर ऑन एक और एडवर्टीजमेंट आया था, जहां तक मुझे पता है कि एक मदर मतलब अपने बच्चों को वो क्लिनिक प्लस लगा रही है और इसकी मदर अब उसको क्लिनिक प्लस लगा रही है, उसको रेफर कर रही है। तो उन्होंने सारे कैटेगरी को इंक्लूड कर लिया। क्यों? ये क्यों था बेसिक रीजन, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, बाकी कुछ नहीं था। तो टाइम टू टाइम एक बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग कहीं हमारे प्रोडक्ट खरीदने के बजाय कहीं दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना हो जाए। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी मेंटेन करना जरूरी है, अच्छे क्वालिटी का विद रीजनेबल प्राइस। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो जो पहले वाले कस्टमर है वो छोड़ के जाते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं आएगा होगा कि नए कस्टमर आ रहे और पुराने कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को छोड़ के जा रहे। तो दे हैव टू मेंटेन ऑल कस्टमर, दे हैव टू सेटिस्फाई ऑल टाइप ऑफ कस्टमर। समझा? ओके, नाउ सी इज इनोवेशन। क्या इनोवेशन हमारी कंपनी में जरूरी है? इनोवेट करते रहना। नोकिया का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि नोकिया कंपनी की सिर्फ क्या गलती हो गई। नोकिया कंपनी इतनी बड़ी होते हुए भी एक टाइम ऐसा आया था कि उस कंपनी को एप्पल कंपनी ने खरीद लिया था, उससे आधे के आधे वैल्यू में। मतलब मेरे को वैल्यू में पता याद नहीं अभी, लेकिन लिटरली वो कंपनी को, जो सीईओ था उस कंपनी का, उसको अपनी कंपनी से हाथ धो बैठना पड़ा, क्योंकि एक ही रीजन था उसके पीछे। उन्होंने अपने मोबाइल फोन का, उन्होंने अपने एंड्रॉयड फोन का इनोवेशन अच्छी तरह से नहीं किया। वो अपने मार्केट सिचुएशन के साथ वो अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहे थे एज पर न्यू टेक्नोलॉजी। तो उनकी सबसे बड़ी गलती उनके 20 ईयर्स स्पैन में यही एक सबसे बड़ी गलती थी। मतलब आप बोल सकते हो कि एक ऐसी कंपनी जिन्होंने मोबाइल फोन को स्टार्ट किया, वही कंपनी 20 साल के बाद खत्म हो गई। यू कांट इमेजिन। बट उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने इनोवेशन नहीं किया। तो ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम इनोवेशन, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ते हैं टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और अट्रैक्ट नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे तभी उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करे या किसी को पैसे देके करे, उससे कोई मतलब नहीं है। बट टाइम टू टाइम उनको मार्केट सिचुएशन के साथ उनको अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करना पड़ता है। सो इट इज अ डेवलपमेंट और अ पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या अच्छी तरह से चेंज हो सकता है, उसके लिए एक अच्छा खासा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको मैं बोलती हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनको मार्केट सर्वे करना पड़ता है कि लोगों को आजकल क्या पसंद आ रहा है। जैसे कि अगर तुम मुझे आज वो डब्बे वाला मोबाइल दो तो क्या मैं वो लूंगी, डब्बा वाला मोबाइल? ऑफकोर्स उसका ट्रेंड कब का जा चुका है। तो ये कब पता चलेगा बिजनेसमैन को? जब वो टाइम टू टाइम सर्वे करेंगे कि यस आजकल मोबाइल फोन ऐसा कुछ रहा नहीं है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए। सो ये मार्केट सर्वे से पता चलता है, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो टाइम टू टाइम बिजनेसमैन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वन ऑफ द सब ऑब्जेक्टिव इज टू इनोवेट टाइम टू टाइम, तभी वो अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएंगे। नाउ डी इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स। नाउ इसका मतलब क्या है? क्यों उन्होंने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में उन्होंने बोला है कि जब भी वो अपने रिसोर्सेज को यूज करे तो बेस्ट तरीके से यूज करे। व्हाई दे हैव टोल्ड यू टू यूज देयर प्रोडक्ट इन बेस्ट पॉसिबल वे? क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन बना रही हूं, ठीक है, ये पेन है, पेन बना रही हूं। मैंने ये पेन बनाते समय बहुत ज्यादा वेस्टेज कर दिया। मतलब कि जितना इसको निब के लिए जितना रिक्वायर्ड था प्लास्टिक, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें लगा दिया।
फिर जितना मेरे को इसका बॉडी बनाने में चाहिए था रॉ मटेरियल, उससे कई ज्यादा रॉ मटेरियल लगा दिया। क्या ये किसी यूज का हुआ? क्या ये किसी यूज का हुआ? जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा आपने उसमें बिना रिक्वायर्ड नहीं था। हाँ, कस्टमर को एक पेन मिल गया, लेकिन जितना रिक्वायर्ड नहीं था उससे भी ज्यादा रिसोर्सेज उसमें आपने जबरदस्ती घुसेड़ दिया, मतलब उसमें डाल दिया। तो इससे वेस्टेज क्रिएट हो रहा है। क्या वेस्टेज क्रिएट हो रहा है? और जब वेस्टेज क्रिएट होगा तो किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने बोला था कि जब आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, देखो प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके, एक तो आप अपना सेल बढ़ाओ या तो अपना आप कॉस्ट कम करो। लेकिन इधर आप क्या कर रहे हो? सेल तो अभी तक कांस्टेंट है, लेकिन आप अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हो बाय नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब आप किधर भी कुछ भी यूज कर रहे हो, आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहे। कितना मैन पावर चाहिए हमको इस साल, कितना रिसोर्सेज चाहिए हमको इस साल, इसका कुछ भी आपके पास प्लानिंग नहीं है। आपने पूरा का पूरा गोंधड़ मचा दिया है। तो क्या इससे आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स इट विल हैम्पर योर प्रॉफिट। ठीक है। सो fourth economic objective is you have to use your resources in best possible way. So resources are scarce, मतलब हमारे पास resources की always कमी रहती है। आपके पास भगवान नहीं है जो फाइनेंस देते जाएगा, तो you have to use in a best possible way. And I have a alternative uses. They should be used to its maximum and should not be wasted. Optimum use of resources अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। सो वो बोल रहे हैं जब आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करोगे। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना ही यूज कर रहे हो, ना ज्यादा ना कम। कम अगर मैंने रिसोर्सेज यूज किया तो क्या इंपैक्ट होगा मेरे प्रोडक्ट पे? जैसे मैंने बोला कि ज्यादा आपने रिसोर्सेज यूज किया तो उसके वजह से आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कम यूज किया इसमें, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? आपने कम रिसोर्सेज यूज किया तो क्वालिटी कम नहीं होगी क्या? ऑफ कोर्स क्वालिटी हैम्पर होगी। तो ना कम यूज करना है आपको रिसोर्सेज, ना ज्यादा रिसोर्सेज यूज करना है, जिसी को मैं क्या बोलती हूं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे पास कितने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है? हमारे पास 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप एक में से मतलब एक को छोड़ के अगर आप 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, कौन कौन सा? सर्चिंग न्यू कस्टमर, इनोवेशन एंड बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये तीनों मुझे क्या हेल्प कर रहा है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इंक्रीज करना है ना, मेरे को नए कस्टमर आएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इनोवेशन करूंगी तो इनोवेशन से नए कस्टमर आएंगे एंड हेंस मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। एंड लास्ट वन इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं करूंगी तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो उन्होंने वो 3 जो दिया है वो इसी मकसद से दिया है कि वो तीनों के तीनों एक्चुअली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वो जो 4 पॉइंट है वो आपके अर्निंग प्रॉफिट में हेल्प करता है। सो आई थिंक सो ये आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट? ओके, नाउ बढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के पास। अभी देखो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब इतना याद रखना, इन रिटर्न आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जब आप फुलफिल करते हो तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन या ग्रोथ या सर्वाइवल में हेल्प होता है। बट इधर जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हो तो इनडायरेक्टली आपको कुछ मिलता है, बट डायरेक्टली आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। अब इनडायरेक्टली कैसे? तो देखो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए। क्या आप अपने कस्टमर के टुवर्ड्स लॉयल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कि अगर उस कस्टमर को मैंने कुछ भी अडल्टरेटेड फूड दे दिया, फॉर एग्जांपल मेरा दाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, फॉर एग्जांपल उसमें कंकर मिले हुए या पत्थर मिले हुए दे दिया, क्या वो कस्टमर मेरा दोबारा प्रोडक्ट खरीदेगा अगर मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिया? तो फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू माय कस्टमर। अगर मैंने अपना ही ब्रांड नेम, अपना ही नाम खराब कर दिया तो इनडायरेक्टली मेरा प्रॉफिट
नहीं इंक्रीज होगा। सो एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, मतलब मेरा प्रोडक्ट में प्योरिटी होनी चाहिए, वो यूज करते समय सेफ्टी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, अगर मुझे पता चला कि ये इसमें जो बैटरी रहती है वो कभी भी फट जाती है, तो क्या मैं वो पेन यूज करूंगी क्या कभी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये सेफ नहीं है। तो क्वालिटी के नाम पे उन्होंने प्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं ये पेन लाया मैंने, यूज किया एंड कल खत्म, कल खराबी हो गया, चल ही नहीं रहा है। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब जितना एटलीस्ट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये चलेगा उतने दिन तक वो चलना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। एंड यूटिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। यूटिलिटी मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। आप यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो यूटिलिटी का नाम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। तभी मैं मानूंगी कि यस आई हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट, और एज अ कस्टमर मैं कहीं ना कहीं अटैच हो जाऊंगी उस ब्रांड के टूवर्ड्स, लॉयल हो जाऊंगी उस ब्रांड्स के टूवर्ड्स। जैसे सोनी के टूवर्ड्स सारे लॉयल हैं, जैसे एप्पल के टूवर्ड्स सारे लॉयल है। क्यों लॉयल है? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग ए नंबर 1 प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर। इसीलिए वो अभी तक, कि आपने ऐसे सुना होगा, मतलब आई डोंट नो आपने लोगों ने सुना है कि नहीं, कि जो भी एप्पल फोन यूज करता है ना, कभी वो एंड्रॉयड फोन पे शिफ्ट ही नहीं हो पाता। उसका इतना, मतलब वो इतना यूज टू हो जाता है उसके बैटरी बैकअप से, उसकी क्वालिटी से, उसका हैंग नहीं होना, उसका जो स्क्रीन की फील रहती है उससे, तो वो इतने लॉयल हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि वो जो कस्टमर इतने लॉयल हो जाते हैं वो प्रोडक्ट के टूवर्ड्स, की कभी अपने कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट नहीं होते, उस फोन के कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, बिकॉज अटैच हो चुके उस क्वालिटी प्रोडक्ट से। सो ये वन ऑफ दी सोशल ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेसमैन को करना चाहिए। नाउ B1 इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग। अब अगर आपको पता चलेगा कोई बिजनेसमैन हमको जब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो कुछ बुरा काम कर रहा है, मतलब कि जैसे उसने जो एडवर्टीजमेंट दिखाया है, एक्चुअली आजकल के एडवर्टीजमेंट तो बेहुदा है, उसका मतलब एक भी एडवर्टीजमेंट मुझे सच्चा नहीं लगता है आज के टाइम पे। लेकिन मतलब जैसे कि होते हैं ना कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट कुछ भी बताते हैं, तो हम नहीं बोलते यार कुछ भी, मतलब कुछ भी, एक तो एडवर्टीजमेंट है, कुछ तो समझ में नहीं आता लास्ट तक कि ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट था किसका। लास्ट में पता चलता है अच्छा ये प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं क्या, ये एक कुछ तो भी नमक का था शायद। तो उस लेडी के मतलब एक बूढ़ी खाना खा रही होती है, उसके दांत ये पेन होने लग जाता है, फिर वो आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर वो लास्ट में समझ में आता है कि वो टूथपेस्ट का भी एडवर्टीजमेंट नहीं था, वो एक्चुअली एक ऑनलाइन साइट का एडवर्टीजमेंट था कि अगर आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो आप ऑर्डर करो अभी टूथपेस्ट जिसमें नमक है। मैंने कहा शिट, ये क्या देख लिया मैंने। मतलब कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं। तो मतलब कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हो ना, तो लिटरली वो कुछ बताते कुछ और हैं और करते कुछ और है। तो आप एज अ कस्टमर अगर ये फील करोगे तो क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो उन्होंने सोशल ऑब्जेक्टिव में ये दिया हुआ है कि बिजनेसमैन को कभी भी अनफेयर नहीं रहना चाहिए या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं अपनाना चाहिए। जो सच्चा है वो सच्ची बताना चाहिए, उन्होंने झूठा कुछ भी नहीं बताना चाहिए। देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग पता है आपको? काला बाजार काला, वो मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? आपको एक साल पता है जहां पे अनियन का प्राइस 100 रुपए गया था, एक ईयर में हुआ था, अनियन का प्राइस 100 रुपए 150 रुपए तक पहुंचने वाला था, लेकिन तब तक हो गया, मतलब फिर आ गया कंट्रोल में। वो किस चीज के वजह से हुआ था? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट ने या फार्मर्स ने अपने जो ये प्याज है उसका ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्राइस का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब इंक्रीज होता है? जब डिमांड ज्यादा रहता है, ठीक है, और सप्लाई कम रहता है। तो ये चीज इनको पता थी, तो इन्होंने क्या किया, यार हम ना प्याज को ना अपने गोडाउन में ही बहुत दिन तक रहने देते हैं। बहुत दिन तक मतलब उसको होर्डिंग करके रखते हैं, उसको रख के रखते हैं ऐसे ही, मतलब कि उसको मार्केट में हम सप्लाई करेंगे नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, मार्केट में सप्लाई कम हो गया,
यस, और डिमांड था उतना ही था। डिमांड तो एक्चुअली प्याज का डिमांड ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकता, डिमांड तो उतना था, बट जितना सप्लाई हो रहा था इधर तक, फॉर एग्जांपल ये कट को हमारा 25 रुपीज केजी प्याज था, तो डिमांड इतना था एंड सप्लाई इतना था, जिसपे कि कौन सा क्रॉस कर रहा था 25 रुपीज। लेकिन अचानक से सप्लाई कम हो गया, अचानक से सप्लाई कम हो गया, तो क्या होगा, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिमांड तो स्टैग्नेंट था लेकिन सप्लाई कम मिलने लग गया। कम मिलेगा प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन ने। चलो ये तो प्याज की बात थी, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में जो एक नेसेसिटी गुड है, लाइक सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट में तो अलाउड ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का एकदम डायरेक्शन है कि एक नमक, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी होता है यार। आप नमक के लिए कोई चीज कभी, इनफैक्ट आप अगर नमक का रेट देखोगे तो बहुत कम है। पता है आपको क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगते हैं, सॉल्ट पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगते, बिकॉज ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि नमक जो है वो किसी भी इंसान का हक है, ठीक है, खाने में खाने के लिए। तो आप उस नेसेसिटी पे टैक्स मत लगाओ, तो इसीलिए उसके प्राइसेस कम होते हैं। इनफैक्ट पहले जो साड़ी था ना, जैसे लेडी जो पहनती है साड़ी, उस पे भी टैक्स नहीं था, पहले नहीं था, अभी टैक्स लगा दिया है। क्यों पहले नहीं था? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि साड़ी इंडियन मतलब इंडिया में ट्रेडिशन को, मतलब ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है। तो जो हमारे कंट्री में जो कल्चर है, जो कपड़े पहनने का, तो उस पे हम नो टैक्स। बट आजकल लेडीज साड़ी कैसे पहनती है, कौन कौन से डिजाइनर साड़ी पहनती है, तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो हद ही हो गया, साड़ी के नाम पे कुछ भी पहन रहे हैं। मतलब अगर आप एक्ट्रेस को देखोगे तो साड़ी के नाम पे कुछ भी, तो फिर उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया कि हम साड़ी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। सो ये ऐसे ही था, मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। रॉन्ग मेजरमेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पेन का जो मेजरमेंट है वही उसके डब्बे पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डब्बे में कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्चुअली में कुछ और है। या तो जैसे कि वेफर्स है, वो है एक्चुअली कम मतलब केजी का या ग्राम का, और उन्होंने और कुछ ग्राम प्रोवाइड कर रखा है, ज्यादा ग्राम प्रोवाइड कर रखा है। तो मेरे को जब फ्यूचर में पता लगेगा तो मैं एज अ कस्टमर कभी बाय नहीं करूंगी। तो ये सारे चीजें एज अ बिजनेसमैन उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्टली वो आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे ही हैम्पर करेगा। तो ये क्लियर हो गया बी पॉइंट, टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नाउ सी इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? सो वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि आपने, जैसे कि लेडीज लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, है ना, जो डेफ ब्लाइंड ये सब लोग हैं, उनके लिए आपने रिजर्वेशन रखना चाहिए। फिर जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, SC ST कास्ट के, या जो बहुत रूरल एरिया में लोग होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं रहता है, तो उनको आपने एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उनके लिए आपने रिजर्वेशन रखना चाहिए। तो ये एक बिजनेसमैन का काम है कि सिर्फ उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को ही जॉब नहीं, उन्होंने बहुत सारा जॉब ऐसे रहते हैं, जॉब जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, लेकिन वो लेडीज को काम पे नहीं लगाते, क्योंकि उनका मानना है लेडीज कम काम कर पाती हैं, या बच्चे को तो वैसे भी अलाउड नहीं है, बट अबव 18 जो लोग स्पेशली डिसेबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड बोलूंगी नहीं मैं उनको, स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनको नहीं प्रोवाइड करते हैं। फिर जो रूरल एरिया से कामगार आए उनको नहीं प्रोवाइड करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। सो बिजनेस इज सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्यों बोला हुआ है उन्होंने? क्योंकि जो बिजनेस होती हैं वो सोशल काम भी करते हैं और इकोनॉमिक काम भी करते हैं। क्योंकि अब अभी हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक के पास बिजनेस के पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इसीलिए उन्होंने किसी भी बिजनेस को सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बोला है। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। दिव्यांग पर्सन मतलब वो स्पेशली एबल्ड पर्सन, ठीक है। सो उन्होंने वो कॉमन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं की है, वो बात कर रहे हैं जो बैकवर्ड है, जो दिव्यांग पर्सन है,
जो लेडीज होते हैं जिनको जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की है। तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव है या सोशल एक्टिविटी हमने करना चाहिए। नाउ D1 इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कि टाइम टू टाइम हमने एम्प्लॉइज से बात करनी चाहिए कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सिर्फ हम उनके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि यार ये तो हमारे पास नौकरी करेगा ही करेगा और कहां पे जाएगा, नौकरी इधर नहीं करेगा तो हमको पता है ये कहीं। फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि काम करते करते उनका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना फैक्ट्रीज वगैरह में, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारी कंपनीज उनको कॉम्पनसेशन नहीं देती हैं, जो उनका हक है एक्चुअली कॉम्पनसेशन। तो ये सब उन्होंने माल प्रैक्टिसेस जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट कैन हैम्पर देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ओनली। सो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के जो वो इंप्लॉई आए हैं सोसाइटी से आए हैं। सो इफ द इंप्लॉइज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग वेलफेयर टू दी सोसाइटी। हेंस मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आप इंप्लॉई का ख्याल रखोगे तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में हो और सोसाइटी में आपका जो नाम होगा वो अच्छा ही होगा और सोसाइटी को भी वेलफेयर स्टैंडर्ड मिलेगा। जैसे कि हम किसी इंप्लॉई को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं तो क्या होता है, उस इंप्लॉई को पेट भरने का पैसे मिलते हैं, उसके घर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। तो अगर जितना ज्यादा हम वेलफेयर करेंगे इंप्लॉई के लिए, उतना ज्यादा हमारी जो सोसाइटी है उसमें वेलफेयर आएगा। सो दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्युनरेशन। मतलब ये सब आप कैसे कर सकते हो, सिर्फ सिंपल वे है कि आप अपने इंप्लॉइज को जो सैलरी दे रहे हो वो फेयर तरीके से दो, जितने का हक उनका बनता है उतनी सैलरी आप उनको टाइम टू टाइम दो, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दो। ये नहीं आप कहीं भी उनसे काम करवा रहे हो, एकदम पॉल्यूटेड एरिया में काम करवा रहे हो जहां पे फ्यूचर में उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ सकता है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छा वेंटिलेशन नहीं है उस रूम का, जहां पे आपका बहुत अंधेरा है उस रूम में, जहां पे उनके आंखें खराब हो सकती है। ऐसा मत करो क्योंकि उससे क्या उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज, फिर वो क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आपने देखा एक सुपरवाइजर दो लोगों को अलग अलग ट्रीट करता है सेम पोजीशन पे, लेकिन वो पार्शियलिटी कर रहा है कि नहीं ये ना मेरे दादा के मामा का पोता है इसलिए मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, इसको अच्छा सैलरी दूंगा, इसको अच्छा वर्किंग कंडीशन दूंगा, बट दूसरा मेरा क्या लगता है उसको करने दो काम। तो ऐसा इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर टाइम टू टाइम आप लोगों ने उनको बोनस, इंसेंटिव्स या कुछ आपने दिवाली बोनस बोलते हैं उसको, या आपने उनको कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ पेड़ा लाके दे दिया किसी फंक्शन पे, तो इससे क्या होता है उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम। और इनफैक्ट ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अच्छा है कि अगर इंप्लॉइज खुश रहेंगे, इंप्लॉइज अच्छा काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा ही बनेगा। क्लियर? बोर है क्या थोड़ा? चैप्टर ही बोर है क्या? अब बोर पार्ट आ गया है ना, इसके लिए नहीं कुछ नहीं है इतना बोर, अच्छा चैप्टर है। चलो ई, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। नाउ वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या जो बिजनेसमैन है उनको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए जो हमारी कंट्री में सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम मतलब जैसे हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है या पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है। तो आपने देखा है कि कभी कभी लोग ना कोई दुकान या जो ये होते हैं बिजनेसमैन, वो ना अपना जो ट्रक है ना वो मेन रोड पे खड़ा कर देते। उससे होता क्या है, वो पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों का कितना टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ एक ट्रक आपने मेन रोड पे खड़े कर दी और उसको कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं है। अभी मैं पूना गई थी 2 दिन पहले, तो मैंने देखा कि एक पेड़ गिर गया था, मतलब ये तो एक्सीडेंटली या पता नहीं किसने किया था, बिकॉज मुझे पता नहीं, मैं उधर ड्राइव कर रही थी। सो उधर एक पेड़ गिर गया था और रास्ता सिर्फ इतना सा बचा हुआ था जाने का। एक्चुअली पीछे भी रास्ता है और आगे भी रास्ता है, बट जस्ट बिकॉज वो टाइम पे पेड़ उठाया नहीं गया, उसके वजह से लिटरली पूरे दिन उस रोड पे ट्रैफिक थी। पता है क्या होता है, जब एक जगह ब्लॉक हो जाता है ना, तो समझ लो वो उतना जगह ब्लॉक नहीं हुआ, उतना जगह जितना रोड है ना पीछे तक वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि लोग तो जाएंगे इतने ही विड्थ में से, तो उतने विड्थ तक करे क्या, पीछे जो है और आगे जो है अटक गया ना, पूरा ही रोड ही पूरा अटक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कुछ सोशल प्रॉब्लम है इंडिया में,
जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह तो हमने पढ़ लिया। फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक नहीं उन्होंने करवाना चाहिए। फिर बहुत सारे और क्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं तो उन्होंने वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। मतलब उनको प्रॉपरली वो जो उनका जो पोल्यूशन जा रहा है उनको प्रॉपरली डिस्चार्ज करना चाहिए ताकि वो कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करे। सो ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि हमारे कंट्री में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। सो मेनी सोशल प्रॉब्लम अराइजेज लाइक ट्रैफिक जैम, ग्रोथ ऑफ स्लम एरिया। स्लम मतलब पता है आपको? स्लम एरिया मतलब झोपड़पट्टी। मतलब ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो उसके आसपास स्लम बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम इधर रहेंगे ना तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये चीज नहीं उन्होंने मतलब उन्होंने अवॉइड करना चाहिए इंडस्ट्रीज ने। एयर एंड वाटर पोल्यूशन अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। तो ये सब चीजें बिजनेसमैन को अवेयर रहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारे वजह से क्रिएट हो सकती है, तो हम जितना हो सके ये सारे प्रॉब्लम्स एज अ इंडियन या एज अ बिजनेसमैन हमने ये अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो पाए। नाउ एफ, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अभी ये क्या है? ये चैरिटी की बात कर रहा है, चैरिटी या डोनेशन की बात कर रहा है कि जब भी बारी आई कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो आपने वो करना चाहिए विद इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन या चैरिटी। सो बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर दे शुड गिव डोनेशन फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी करती है कि अगर उनके एम्प्लॉइज के बच्चों के 95% से ज्यादा आते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का वादा देते हैं। एक गवर्नमेंट का मुझे ये अच्छा लगा गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट में क्या रहता है कि अगर आपकी एक ही डॉटर है तो उसके पूरे साल फ्री एजुकेशन होगा। अगर यू हैव अ ओनली डॉटर, ठीक है, तो उसका मतलब उस डॉटर का फ्री एजुकेशन पूरे मतलब जब तक वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन लेगी वो फ्री दिया जाएगा। तो ये मोस्टली बहुत सारी कंपनीज में ये एप्लीकेबल है और बहुत सारे आजकल आ गए जहां पे फ्री एम्प्लॉइज के अगर बच्चे जो है 95% से ज्यादा लाते हैं तो उनको कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है या रिडक्शन दिया जाता है स्कूल फीस में। तो अच्छी बात है। और टाइम टू टाइम बिजनेसमैन ने चैरिटी एंड डोनेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी का वेलफेयर होगा, हमारे सोसाइटी का भला होगा। और इन शॉर्ट अगर आप अपने सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो तो क्या आपके इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो इनडायरेक्टली आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में ऑफ कोर्स कुछ चेंज आएगा। मतलब कि अगर आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कम करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे, तो इन सब के वजह से आपका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर? चलो तो एक बार रीड कर लो और मुझे बोलो इसमें कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है? सिंपल था, इतना कुछ टफ नहीं था। जस्ट आपको अब कल जब भी आओगे, कल आओगे आप तो सिर्फ ये पॉइंट्स लर्न कर लेना, बाकी इजी ही है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट है और सोशल ऑब्जेक्टिव में कितने पॉइंट है? 1 4 5 6 पॉइंट्स है। तो ये आपको कल आते वक्त लर्न करना है। बाय बाय बाय।